चलिए, जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, यहाँ हम सब साइंस के क्लास में जुड़ जाते हैं और एलपी टेक्नीशियन। ये वीडियो स्पेशल रेलवे के लिए बनाई जा रही है और टेस्ट सीरीज, ये हम 28वें टेस्ट सीरीज तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। और आज का टॉपिक्स हम सब देखिए, यहाँ थंबनेल में तो शायद उष्मागतिकी लिखा हुआ है, चेंज करना हम भूल गए शायद, लेकिन यहाँ तरंग हम सब है। आज का क्लास हमारा क्या है? तरंग है। ठीक है। तो चलिए, तरंग के क्लास में हम सब आगे बढ़ते हैं। और जो हमने टारगेट फिक्स किया था कि प्रत्येक दिन एक टॉपिक्स लेना है, तो आज हम सब तरंग का टॉपिक्स लेंगे। ठीक है। किसका टॉपिक्स लेंगे? तरंग का टॉपिक्स। तो बहुत अच्छे तरीके से तरंग को समझिएगा। ठीक है। आइए देखिए, हम अभी कुछ नहीं तरंग के बारे में बोलना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न पहले जैसे हम करना शुरू कर देंगे, जो चीजें आएंगी उस चीजों का जिक्र हम वहीं पे करते हुए आगे की ओर चलता चलेंगे। ठीक है। देखिए, तो क्या प्रश्न कह रहा? प्रश्न देखिए क्या कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है? मतलब इसमें से देखना है ये है कि कौन से जो तरंग दिया है विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो इसमें से कौन सा दिया है। जैसे देखिए, हम ये कह सकते हैं ना सर, तरंग के बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह एक तरंग को हम अगर बांट के देखें तो इसको दो भागों में बांट के देख सकते हैं। इसको हम कितने भागों में बांट के देख सकते हैं? दो भागों में बांट के देख सकते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, एक होता है यांत्रिक तरंग, एक होते हैं यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। एक यांत्रिक तरंग होते हैं और दूसरा अयांत्रिक तरंग होते हैं। देखिए, यांत्रिक तरंग को भी हम दो भागों में बांटेंगे। यांत्रिक तरंग को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? तो दो भागों में इसे भी बांट के हम देख सकते हैं। एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग, एक होते हैं अनुप्रस्थ तरंग और दूसरे होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए, हम अगर परिभाषा आपसे पूछ दे यांत्रिक तरंग, तो हम ये बोलेंगे ना कि यांत्रिक तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरण जो करता है उसे हम सब यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है। और अयांत्रिक तरंग हम उसे बोलेंगे कि जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अयांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है। यांत्रिक तरंग को दो भागों में हमने बांट दिया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, आप सिर्फ उसे ही याद रखिए। ठीक है ना। ये जो है, एक समानांतर चलते हैं और दूसरा लंबवत चलते हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग है जो कैसे चलता है और अनुदैर्घ्य तरंग है जो कैसे चलता है। ठीक है। तो चलिए, इसके लिए इंतजार कीजिए, आगे बढ़ते हैं पहले हम, और ये आएंगे आप ही के प्रश्न में आएगा। ठीक है ना। तो जब प्रश्न में आएंगे उसी समय हम चर्च कर लेंगे। ठीक है। तो यहां प्रश्न हमारा पूछा था 847 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में। अच्छा देखिए, तो अयांत्रिक तरंग जो हम बोल रहे हैं कि जिसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो अयांत्रिक तरंग होते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है, जिसमें शामिल हो जाएंगे प्रकाश, क्योंकि प्रकाश है जो निर्वात से होकर के गुजरता, प्रकाश है जो निर्वात से होकर के गुजरते हैं और इसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होता। ठीक है। चलिए, तो अभी यहां जो पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग, और अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं। तो देखिए, प्रश्न क्वेश्चन क्या दिया? अल्फा। क्या क्या दिया है? अल्फा दिया है। और क्या दिया? अल्फा दिया है, श्रव्य तरंग दिया है, एक्स रे दिया है, बीटा तरंग दिया। देखिए, ये जो एक्स किरणें हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। तो आंसर हमारा सी हो गया। एनटीपीसी के प्रश्न 2021 में पूछे गए हैं। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जा रहा? किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, अर्थात तरंग दैर्घ्य। देखिए, अब तरंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो हमने अभी बताया अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, जिसका परिभाषा हम आपको अभी नहीं बताया। ठीक है। तो ये जो इस तरीके से चलेंगे, ऊपर श्रृंग नीचे गर्त, ऊपर श्रृंग नीचे गर्त, जो तरंग चलेंगे इस तरंग को हम सब अनुप्रस्थ कहते हैं, इस सब तरंग को अनुप्रस्थ कहते हैं। और जो तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरण करता है, इसे हम सब अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, इसे हम सब अनुदैर्घ्य। ये देखिए, तरंगे समानांतर चलते हैं, ये तरंग अर्थात अनुदैर्घ्य तरंग समानांतर चलते हैं, और ये तरंग है जो लंबवत चलते हैं। और यही चीज हम आपको उधर रोके थे ना, कि ये देखिए समानांतर दिशा में पहुंच रहा। ठीक है। साथ में जो अनुदैर्घ्य तरंग है वह संपीड़न और विरलन के रूप में संचरण करता। ये भी यहां देख लीजिए, संपीड़न का कहने का मतलब होता है जहां पर तरंग की कणें काफी नजदीक हो।
संपीड़न कहने का मतलब होता है जहां पर तरंग की जो हो नजदीक हो, और विरलन का मतलब काफी दूर दूर हो। ठीक है, इसको विरलन कहते हैं। यहां देखिए, अनुप्रस्थ तरंग का जो आयाम ऊपर तक तय करता है उसे हम सब श्रृंग कहते हैं, और जो आयाम नीचे तक तय करता है उसे हम सब गर्त कहते हैं। ये प्रश्न का सॉल्यूशन तभी मिलेगा। तरंग धैर्य, देखिए जो ये तरंगे चल रही है वो ये एक तरंग के रूप में चल रही है, तो तरंग धैर्य हुआ। ठीक है, अब इसमें से कौन सा रंग का सबसे कम तरंग धैर्य होता है? लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होता है, ये बात हम जानते हैं। तो बैजानी पिनाला, अगर हमें रंग का शेड्यूल अगर याद है तो उसमें हमने याद किए होंगे कि बैगनी रंग का तरंग धैर्य है जो सबसे कम होता है। ठीक है, और लाल रंग का तरंग धैर्य है जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कम तरंग धैर्य वाला तो बैगनी रंग, प्रश्न पूछा है बैगनी रंग। चलिए बाकी इन सभी चीजों का जी और आगे करेंगे, अभी प्रश्न को भी आगे बढ़ाना। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, नीचे के एक अभिकथन और कारण दिए गए हैं। चलिए अभिकथन और कारण पढ़ते हैं। ये रहा अभिकथन, क्या कहता, जब वेग स्थिर और तरंग धैर्य आधी कर दी जाती है तो आवृत्ति दुगनी हो जाती है। फोकस करना किस पे, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य को हम सब सूचित करते हैं किससे, लेमडा से, जो कि उल्टी आई की तरह होता है। और इसकी आवृत्ति यहां देखिए, जब वेग है, भी है, अर्थात यहां भी देखिए संबंध किसमें है, वेग में है, तरंग धैर्य में है। सूत्र पहले आप जान लीजिए, उसके बाद आप यूं ही बैठा दीजिएगा। और एक आवृत्ति हो गए, देखिए वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति, तरंग धैर्य गुणा आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, अब देखिए वेग को भी से सूचित किए, तरंग धैर्य को लेमडा से, और आवृत्ति को म्यू से भी सूचित कर सकते हैं, या लेमडा, या इसको एन भी ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, एन भी। प्रश्न हमारा क्या पूछा है, अगर तरंग धैर्य आधी कर दी जाए तो आवृत्ति दुगनी होती है। देखिए एक चीज हमारे एक सूत्र बता रहे हैं, तरंग धैर्य और आवृत्ति में भी एक सूत्र होता है, तरंग धैर्य और आवृत्ति में भी एक सूत्र होते हैं। जो आवृत्ति है वह तरंग धैर्य का उल्टा होता है। अर्थात जब अगर किसी का तरंग धैर्य ज्यादा रहेगा तो आवृत्ति क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, अपोजिट होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति तरंग धैर्य के। अगर परिभाषा आप जानते हैं तो आवृत्ति किसको कहते हैं, एक सेकंड में तरंग जितना कंपन करेगा उसको आवृत्ति कहेंगे। और तरंग धैर्य किसको कहते हैं, एक कंपन पूरा करने जो दूरी होता है उसी को तरंग धैर्य कहते हैं ना। तो अब देखिए तरंग धैर्य तो काफी दूर जाएगा और आवृत्ति एक सेकंड में दनाक तय करेगा। तो अब आवृत्ति अगर ज्यादा हो रहा तो तरंग धैर्य सोझे कम जाएगा। क्यों, कैसे, देखिए क्या बोल रहे, एक सेकंड में जितना कंपन करेगा, यह देखिए एक सेकंड में ज्यादा से ज्यादा जितना कंपन करेगी वो उसकी आवृत्ति हो गई। तरंग धैर्य एक कंपन करने में जितनी दूरी जाएगी उसको तरंग धैर्य कह दिए। तो अब ये तो देखिए तरंग धैर्य ये यहां तक पहुंच गया, श्रृंग और दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य हम सब कह सकते हैं। ठीक है, अब आवृत्ति क्या करा, एक जल्दी कंपन करे, एक सेकंड में जितना ज्यादा कंपन करे वो आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, अब बताइए कि तरंग धैर्य को आधी कर दी जा रही है तो आवृत्ति दुगनी हो जाएगी। एकदम बात सही है, तरंग धैर्य को क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, आवृत्ति दुगनी हो जाएगी। इसका देखिए दूसरा, देखिए क्या करा, कारण वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंग धैर्य सूत्र होता है। हम तो पहले यहां बताएं कि वेग बराबर तरंग धैर्य गुना आवृत्ति होता है, अर्थात ये दोनों चीजें सही है। ठीक है, अभिकथन कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन का उचित व्याख्या नहीं करता, गलत है। अभिकथन व्याख्या करता है, नहीं कैसे, किसका तो परिभाषा निकल रहा ना जी, वेग का परिभाषा तो यहीं से निकला। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन बी हमारे सही होंगे। ठीक है, तरंग धैर्य आधा कीजिए, आवृत्ति दुगना, डायरेक्ट दिमाग में सेटअप बैठा लीजिए। तरंग धैर्य आवृत्ति में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, आवृत्ति को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो तरंग धैर्य कम जाएगा, तरंग धैर्य को बढ़ा रहे हैं तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तरंग धैर्य आधा, आवृत्ति दुगनी। बातों को घुमाना कम और आगे बढ़िए अपने प्रश्न पे। ठीक है, चलिए आइए, क्या करा, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। देखिए तरंग धैर्य होते हैं, उसमें आवृत्ति भी होता है, तरंग धैर्य को लेमडा से, आवृत्ति को हर्टेज, इसको म्यू से सूचित करते हैं, आयाम भी होते हैं, लेकिन ये माध्यम उद्यम नहीं होता,
ठीक है, माध्यम नहीं होते हैं, इसीलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। तो कौन, डी, और ये नहीं वाले ही आंसर होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़िए। यदि एक तरंग, वेव, ठीक है, एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अभी बोले कि जस्ट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, अगर एक बढ़ रहा दूसरा घटेगा, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। आवृत्ति को बढ़ाया जा रहा, तरंग दैर्घ्य क्या होंगे, कम जाएंगे, तरंग दैर्घ्य घट जाएंगे। और 51 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, 51 का सी, क्योंकि हमने अभी बोला कि तरंग दैर्घ्य बढ़ेंगे तो आवृत्ति घटेगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, आप अवश्य इसको ध्यान रखिए, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स आगे आ गए हैं तो फिर तो आपको रोना छोड़ा देगा। यहां देख लीजिए, यहां निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर है विद्युत चुंबकीय तरंग है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग, अयांत्रिक तरंग जिसको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, वह प्रकाश के जितना चाल होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का भी चाल उतना ही होता है, अर्थात प्रकाश का चाल होते हैं 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जो आवृत्ति होती है वह 10 पर पावर -14 HZ से लेकर 10 पर पावर 4 HZ की बीच में उसकी आवृत्ति होती है। देखिए यहां विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रयोग किसका कहां पर प्रयोग करते हैं, किसका कहां पर प्रयोग करते हैं। देखिए गामा किरणें को कैंसर में ही किया जाता है, ये सही है, अर्थात S का 4 इसमें दिया। हम देखिए पकड़ना शुरू करेंगे, S का 4 इसमें दिया, इसमें नहीं दिया तो D तो ऐसे ही गलत हो गया, S का 4 इसमें दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रेडियो तरंग का जो प्रयोग है वह रेडियो तरंग हम सब सेलुलर फोन में करते हैं। तो P का 3, P का 2 गलत है, P का 1 गलत है, P का 3 ये सही है। जितना हम देखें जब मिलान करने वाले में ना 4 में चारों आंसर जानना एक्यूरेट कंफर्म, अगर नहीं भी जानते हैं उसमें 2 भी जानते फिर भी हम चुन सकते हैं, ठीक है ना। सूक्ष्म तरंग है जो, वह सूक्ष्म तरंग का प्रयोग विमान नेविगेशन इस्तेमाल रडार में होता है। तो Q का 2, देखिए Q का 2 भी दिया, बचा कौन, अवरक्त किरणें, जो कि अवरक्त किरणें का प्रयोग घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट स्विच में किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका 3 हो गया, आंसर 3 हो गया। देखिए अवरक्त किरणें, वो जो रिमोट हम सब चलाते हैं, रिमोट का बटन टिपे वहां डिश में चैनल क्या हो गया, आगे पीछे बढ़ गया, तो वहां जो रिमोट से उस मशीन तक के जो पहुंचा वो अवरक्त किरणें से ही पहुंचते हैं। वो कौन है, तो अवरक्त किरणें ही हैं, ठीक है ना। तो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक स्विच में अवरक्त किरणें, आंसर इसका सी हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए तो 53 नंबर प्रश्न आइए। निम्नलिखित में किस प्रकार टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है। तो देखिए अभी हमने बताया ना कि अवरक्त किरणें की जो घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान में प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ये अवरक्त किरणें हो जाएंगे। अवरक्त किरणें का प्रयोग टेलीविजन रिमोट में, जो हम सब मशीन से दूर से ही उसका संकेत भेज देते हैं, तो उसमें कौन से किरणें, अवरक्त किरणें। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे आइए। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग का कण की संचरण की दिशा में कंपन करती है, कैसी, लंबवत या समानांतर, कंफ्यूजन 2 ही जगह। हम बताएं तरंग 2 प्रकार के, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग है जिसको माध्यम की आवश्यकता है, अर्थात वह तीनों माध्यम में चलेंगे, ठोस द्रव गैस में, तो अनुप्रस्थ तरंग को माध्यम, यांत्रिक तरंग को माध्यम चाहिए, और अयांत्रिक तरंग में कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, और यांत्रिक तरंग को 2 भाग होते हैं, एक अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग हमेशा लंबवत चलते हैं और अनुदैर्घ्य तरंग समानांतर चलते हैं। ठीक है, तो कण का जो संचरण की दिशा है वो अनुदैर्घ्य का क्या होता है, समानांतर होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए किस तरह की तरंगे का कंपन तरंग के चलने की दिशा के समानांतर गति करता है। देखिए अभी समानांतर, जस्ट अभी वही पूछा था इससे पहले भी, तो समानांतर तब अनुदैर्घ्य, लंबवत तब अनुप्रस्थ, बाकी सब को छोड़िए। यांत्रिक तरंग का ये दोनों पार्ट है, किसका, यांत्रिक तरंग का, समानांतर, अनुदैर्घ्य, लंबवत, अनुप्रस्थ। चलिए आइए, क्या कह रहा, विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है। देखिए हम क्या बोले कि जो अनुदैर्घ्य तरंग चलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग चलते हैं वो संपीड़न और विरलन में चलते हैं। तो संपीड़न मतलब जहां पर कण काफी नजदीक है, और विरलन मतलब कण जहां काफी दूर है। तो विरलन में पूछा निम्न होगा, उच्च होगा, समान रहेगा या निर्धारित नहीं किया जाएगा, ये दोनों तो छाटिए दीजिए। निम्न और उच्च मतलब ज्यादा हो गया, जब ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम सब क्या कहेंगे, संपीड़न न कहेंगे। और यहां पूछा को जी विरलीकरण, इसीलिए आंसर
एक हो जाएंगे। तो जहां पर हवा का दाब क्या होता है, निम्न होता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी को हम सब विरलन बोलते हैं, और जहां ज्यादा उसको संपीड़न। ठीक है सर, चलिए आगे आइए। संपीड़न का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु, देखिए अभी जस्ट अभी हम सब विरलन जहां वायु का दाब क्या था, निम्न था, निम्न था, कम था, और जहां पर अभी संपीड़न है वहां पर वायु का दाब क्या होगा, कम होगा। गलत बात, शून्य होगा। शून्य में तो चलेगा ही नहीं, शून्य में चलेंगे अयांत्रिक तरंग चलेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग चलेंगे निर्वात में। ठीक है, अनंत नहीं, उच्च होंगे, तो वहां पर उच्च होंगे संपीड़न की जगह। अभी हम इधर फिगर बनाए थे, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए आ जाइए, यहां प्रश्न ये नीचे दिए गए चित्र में पराश्रव तरंग जो है के कार्य को दर्शाया गया। देखिए पराश्रव तरंग के कार्य को दर्शाया गया है, तो इसमें हो क्या रहा, सीटी स्कैन। अब फिगर एक दिया गया था जो कि शायद आप देख रहे होंगे, तो ये अल्ट्रासाउंड का था। ये फिगर किसका था, अल्ट्रासाउंड, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे गर्भवती महिलाएं मतलब अपने बच्चे की जांच कराने के लिए जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, या पेट वगैरह में बहुत सारे जो प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड हम सब भी मतलब पुरुष लोग भी करते हैं। तो ये जो फिगर था वो अल्ट्रासाउंड का था। अब यहां देख लीजिए पराश्रव तरंग का प्रयोग किया जाता है इसमें, ये भी ध्यान रख लीजिए आप। आइए क्या कर रहा, लंगर, लंगर डालकर रोकी हुई एक नाव। अरे लंगर मतलब जहां नाव रुकता है, जैसे पतन बंदरगाह पर रुकते हैं ना, तो लंगर डाल करके रोका गया, लेकिन नाव लहरों से घिरी हुई है। अब बीच में, अब बंदरगाह पर रोकेंगे तब ना उसको कहेंगे, लेकिन कहीं समुद्र में ही रोका गया है उसको। ठीक है, अब उस पर लहर से बार बार घिरा हुआ है, जिसका तरंग धैर्य, तरंग धैर्य देख लीजिए, तो तरंग धैर्य का संकेत लेमडा से, और तो 125 मीटर हम लिख देंगे। ठीक है, और चलती तरंगों के चढ़ाव की गति, अर्थात तरंग की चढ़ाव की गति कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात भी कितना हो गया, 25 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो नाव को हिलाने वाली आवृत्ति क्या कहलाएगी, हम म्यू से इसको सूचित करते हैं या एन से, तो म्यू बराबर भाग, और भी बराबर हम सूत्र बताएं म्यू इंटू लेमडा। तो भी म्यू का मान नहीं पता, और भी का मान पता है हमको 25 मीटर प्रति सेकंड, म्यू का मान नहीं पता, और इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो कितना दिया, 125 मीटर, और सब मीटर में ये, इसीलिए डिजिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 25 इस तरफ ये गुना में, इधर आ गया भागा में, और बराबर क्या हो गया म्यू, 25 पचे 125, अर्थात 1/5 हो गया म्यू। जब इसको भागा देंगे, 1/5 को जब हम भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 0 पॉइंट दीजिए ना जी, 5 दूना 10, 0.2, और 0.2 हेरिटेज कौन सा है, ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सूत्र पे ही इसको बैठाना, वेग बराबर आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य, बस एक ही तो है। और एक और जो सूत्र हम बताएं वो ध्यान है आपको, क्या, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जस्ट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता, आवृत्ति बराबर 1/तरंगदैर्घ्य, दो सूत्र पर खेला है तरंग का। ठीक है, इसलिए दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं, 60 नंबर प्रश्न आइए, क्या कह रहा, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितना 50 हर्टेज है, तो इसका आवर्त काल क्या होगा। देखिए अभी बताए ना चंदन जी, क्या बोल रहे हैं हम, अभी बोल रहे हैं हम कि आवृत्ति है जो 1 बटा क्या होता है, आवर्त, आवर्त काल, आवर्त काल अर्थात तरंगदैर्घ्य का। अब बताइए इसमें आवृत्ति कितना दिले, 50 से दिले, और 1 बटा इसका आवर्त काल अर्थात टी पूछा, अब इसको टी कहने भेज दीजिए तो 50 इधर आ जाएगा। अब 1/50 के मतलब क्या हो गया, 1/5 के मतलब अभी ना 0.2 निकाले थे, 1/5 के मतलब निकाले थे, अब बटा एगो 0 और नीचे रहिए जाएगा, और इसको जब भागा देंगे तो 0.02 सेकेंड आएगा, 0.02 सेकेंड आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे हो गए। चलिए आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे आइए, क्या कह रहा, कण विक्षोभ के प्रसार की दिशा लंबवत, लंबवत कौन के तरंग में होता, लंबवत कौन में होता, अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य में, अनुप्रस्थ में, और समानांतर किस में होता, अनुदैर्घ्य में। देखिए दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे का दोलन कर रहा, तो ऊपर नीचे दोलन में याद है ना, ऊपर श्रृंग नीचे गर्त, जैसे इस तरीके से यहां बीच में, तब देखिए ये ऊपर श्रृंग हो गया और नीचे ये गर्त हो गए, ऊपर श्रृंग नीचे गर्त। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, तो वही चीज यहां किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की जा रही है, डायरेक्ट परिभाषा पूछ दिया जी। तो ऊपर नीचे लंबवत, और लंबवते सुन के तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कौन सी, अनुप्रस्थ, और समानांतर से ही बैठ जाना चाहिए अनुदैर्घ्य। ठीक है, और यांत्रिक तरंग कई प्रकार के,
दो प्रकार के, अनुप्रस्थ और अनुधैर्य। और यांत्रिक तरंग चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। अयांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। और अयांत्रिक तरंग हमेशा किस चाल से चलेगी? तो प्रकाश के चाल से चलेगी। प्रकाश के चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, चाहे वायु रहे अन्यथा नहीं रहे। और अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रसार 10⁻14 से लेकर 10⁻4 HZ तक, दिमाग में बैठा लीजिए, 10⁻14 से लेकर 10⁻4 HZ के बीच में होता है। ठीक है ना? इसका एक हम लगाए आगे, एकदम अभी याद करवा देंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ में ही। चलिए 62 यहां पहुंचते हैं। क्या करा? कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल, अर्थात टी कितना दिया? टी दिया 0.04 सेकेंड। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? तब इसका उल्टा, आवृत्ति क्या होगा? उल्टा होगा। आवृत्ति बराबर 1 तरंगदैर्घ्य, तो 0.04। अब दशमलव हटा ऊपर कितना चला गया? 100, अर्थात 25 चौके 100 कई HZ। आवृत्ति को किसमें मापते हैं? SI मात्रक, याद है ना? SI मात्रक, कहीं कंफ्यूज करना दे, तो 25 HZ, 25 HZ, ऑप्शन बी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अरे 863 नंबर क्वेश्चन तक हम सब पहुंच चुके हैं, तो कुछ तो एक्सपीरियंस बन ही गया 800 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते करते। किसी विस्फोट के कारण समुद्र की तल पर बनने वाली लहरें को क्या कहते हैं? बात देखिए, समुद्र की सतह या समुद्र की लहरें सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग। कौन से तरंग बनेंगे? अनुप्रस्थ तरंग बनेंगे। तो आंसर अनुप्रस्थ तरंग। चलिए 64, निम्नलिखित में से कौन से एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश तरंग कौन सा तरंग होता है? नहीं है सर। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग, रेडियो तरंग अनुप्रस्थ तरंग, लेकिन ध्वनि तरंग अनुधैर्य तरंग। कौन नहीं है? तो ध्वनि नहीं है। ध्वनि एक अनुधैर्य तरंग है। ध्वनि एक अनुधैर्य तरंग है, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। और अनुधैर्य तरंग कोई माध्यम नहीं है, माध्यम की आवश्यकता। अनुप्रस्थ के लिए भी माध्यम की आवश्यकता है। हम क्या बोले? यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम चाहिए। और यांत्रिक तरंग का दो पार्ट, अनुप्रस्थ और अनुधैर्य तरंग। हम ये सिर्फ ध्वनि के लिए पूछें कि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए या नहीं चाहिए, तरंग से संबंधित नहीं, हम ध्वनि में चले गए तो ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए। निर्वात में बात कर सकते हैं? कुछ नहीं, लटकल के फटकल रह जाएंगे। तो ध्वनि के लिए स्पेशल हम शब्द पूछें कि इसके लिए चाहिए माध्यम। ठीक है, यहां ये अनुधैर्य तरंग। चलिए सर आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या लंगर डालकर एक नाव को, वही लंगर डाल करके रोका गया है, तो जिसके तरंगों के ऊपर 100 मीटर क्या लग रहा, जिनके ऊपर तरंग कितना लग रहा, अर्थात भी कितना लग रहा, 100 मीटर लगता है, अर्थात तरंग की ऊपरी सिरे 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो नाव को हिलाने के लिए आवृत्ति होगा, और इसमें कुछ नहीं, देखिए जो तरंग के सिरे के ऊपर, तरंग के सिरे के क्या दिया गया है, तरंग के ऊपरी सिरे का वेग, ठीक है ना। तो आवृत्ति बराबर देखिए, एक सूत्र यहां पर और निकलता है सर, आवृत्ति बराबर देखिए क्या निकलता है कि तरंग की ऊपरी सीमा का वेग, ऊपरी सीमा का वेग बटा तरंगों का ऊपरी सिरा, तरंगों का ऊपरी सिरा। देखिए तरंग के ऊपरी सीमा का वेग कितना दिया, 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका ऊपरी सिरा कितना दिया, 100। देख लीजिए, देखिए इसमें अगर आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो इसके लिए हम बता देते हैं आपको कि जो एसआई मात्रक जिसके साथ दिया हुआ उसको ऊपर रखना, एसआई मात्रक जो दिया हुआ उसको ऊपर रखना, और जो सिर्फ स्पेशल दूरी दिया हुआ है उसको कहां रखना, नीचे रखना। तो 25/100, तो इसका क्या हो जाता है, 1/4 ना होता है, 0.25 HZ, 0.25 HZ। तो बी नंबर हो गया हमारा। चलिए आ जाइए, क्या कह रहा, किसी अनुधैर्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलन। तो संपीड़न और विरलन की प्रक्रिया के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तरंग धैर्य कहे जाते हैं। जैसे देखिए तरंग धैर्य, अगर ये अनुधैर्य के हिसाब से चला तो ये हो गए हमारे पास संपीड़न, ये हो गए विरलन, फिर से ये हो गए संपीड़न, फिर से ये विरलन। क्या कहा जा रहा है, दो संपीड़न। तो जैसे ई वाला संपीड़न और ई संपीड़न, ना सॉरी ये विरलन ले लिए,
ये संपीड़न और ये संपीड़न के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। इसमें भी तरंग धैर्य। जैसे अनुप्रस्थ में ऐसे लेते हैं कि दूगो श्रृंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग। दूगो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग धैर्य कहते हैं। तो ये दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग धैर्य। और तरंग धैर्य का संकेत लेमडा से। चलिए आइए, निम्न में से किस तरंगों का संपीड़न और विरलन प्रतिक्रिया शामिल है? तो अनुधैर्य। और श्रृंग और गर्त होता तो अनुप्रस्थ। ठीक है, चलिए आइए सर आगे बढ़ते हैं। एक तरंग का वेग v है और आवृत्ति t है और तरंग धैर्य लेमडा। सूत्र में पूछ दिया v बराबर आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या दिया? f दिया है, ये देखिए ना, और f इंटू टी। तो ये रहा, कहा गया गुना, कहा b नंबर, v बराबर f इंटू आवृत्ति गुना लेमडा। तो b हो गया। डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया हम, जो कि सूत्र आपको याद करवा चुके हैं। आवृत्ति और काल अवधि अर्थात t और म्यू में क्या संबंध? एक दूसरे का अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट। देख लीजिए व्युत्क्रमानुपाती कौन सा दिया? देख लीजिए, ये बराबर होंगे कभी नहीं, प्लस जुटेगा नहीं, गुना जुटेगा नहीं। तो फिर टी बराबर 1/म्यू, क्योंकि म्यू को आवृत्ति से सूचित करते हैं, और टी हो गया हमारा काल अवधि अर्थात आवर्त काल। चलिए आइए, एक माध्यम में एक ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कितनी है कि उसका आवृत्ति 80 Hz और उसका गति, मतलब एक देख लीजिए आवृत्ति म्यू दिया है और गति भी दिया है। पूछ दिया क्या? लेमडा पूछ दिया। तो हम भी बराबर क्या जानते हैं? म्यू इंटू लेमडा। और पूछा कौन सी है जी? तो लेमडा ही पूछा। तो ये भी बटा क्या हो जाएगा? म्यू। भी बटा म्यू। भी का मान वेग कितना दिया? 380 और म्यू आवृत्ति कितना दिया? 840। 0 से 0 खत्म। अब काटा पीटी करके आंसर आएगा। काटा पीटी करके क्या आएंगे? आंसर आएंगे। तो 84/38 अर्थात मान देख लीजिए, ऊपर बड़ा है कि छोटा है? ये बुद्धि लगा लीजिए। तो ऊपर क्या है? छोटा है। तो जब छोटा है तो हमेशा जो मान आएंगे वो दशमलव में ही आएगा, क्योंकि इसको देने के लिए हमको क्या बैठाना होगा? दशमलव ना। और दशमलव एक अंक देंगे, जैसे देखिए 84/38 करेंगे तो कटेगा नहीं ना जी। तो यहाँ दशमलव दे के ही ना जीरो करेंगे, तो नहीं 380 होगा। देखिए दशमलव जीरो के बाद कई गो मान दे ले, पहली ये तो है, बनाना क्या जरूरी है उतना? मतलब जब हमारा सूत्र सही है, नियम सही है, तो अभी की भागा बना के चेक करेंगे बैठ के एग्जाम में कि इसको डायरेक्ट 0 पॉइंट में आ ही रहा, तो 0.45 लेंगे। ठीक है ना। चलिए 71 में आइए, क्या करा? तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर कौन सी से? लेमडा से। कहा गया? ये रहा लेमडा। लेमडा से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्घ्य को। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा? निम्नलिखित में कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? कौन तरंग? कौन सी के बारे में? ध्वनि तरंग। और कौन तरंग? देखिए हम पहले ही कहते थे ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश, हाँ प्रकाश दोनों है, प्रकाश दोनों में भी पूछे जाएंगे, लेकिन अनुप्रस्थ का ज्यादा जाता है। क्यों? क्योंकि यह माध्यम इसको नहीं चाहिए। अयांत्रिक तरंग भी है प्रकाश। ठीक है, चलिए आइए तो देखिए क्या करा? दोनों अनुप्रस्थ है। ऑप्शन से ही सब कुछ पता चल जाएगा। नहीं, हम ध्वनि के बारे में जानते हैं कि अनुदैर्घ्य है, दोनों अनुदैर्घ्य है। गलत बात। प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य नहीं लेंगे, प्रकाश को अनुप्रस्थ लेंगे। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है, गलत तेजी से हो गया। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य और प्रकाश अनुप्रस्थ है। डी हमारा सही, डी हमारा सही। चलिए 73, क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंग के बारे में सही है? वही चीज रिपीट कर दिया लग रहा है क्या, या क्वेश्चन रिपीट हो गया? दोनों अनुदैर्घ्य, क्वेश्चन रिपीट था। चलिए तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य है और प्रकाश अनुप्रस्थ है। आगे बढ़ते हैं। क्या डॉट 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 एक मात्रा जो तरंग की प्रकृति का वर्णन नहीं करता? देखिए तरंग गति होता है तरंग में, तरंग दैर्घ्य भी होता, आवृत्ति भी होता, लेकिन ऊंचाई के जो देखे हैं नहीं, तो नहीं करता, तो ऊंचाई नहीं करता, इसीलिए ए हो गया आंसर। चलिए 75, क्या कह रहा? यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? जस्ट अपोजिट। एगो बढ़ाएंगे दूसरा घट जाएगा। आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घट जाएगा। कहां है? डायरेक्ट हम कम जाएगा यही ढूंढेंगे और कोई कुछ नहीं ढूंढेंगे। ये तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। हम पहले बोल रहे हैं, शुरू से यही बात बोल रहे हैं कि एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती। तरंग दैर्घ्य बढ़ाया आवृत्ति कमेगा, आवृत्ति बढ़ाएगा तरंग दैर्घ्य, एक दूसरे का अपोजिट, तो तरंग दैर्घ्य में कमी। 76 नंबर क्वेश्चन आइए। क्या करा? ध्वनि तरंग कितना दिया? इतना मीटर प्रति सेकंड की गति करता है, यदि इसका तरंग दैर्घ्य कितना दे ले? इतना दे ले। आवृत्ति पूछा, बोलिए वेग बराबर, अर्थात
वेग गति बराबर हम क्या जानते हैं, v बराबर म्यू इंटू लेमडा। वेग, इसका वेग कितना दिया है 339, और म्यू आवृत्ति पूछा है, और इसका तरंग दैर्घ्य कितना दे रहे 1.5। इस तरफ ये गुणा में है, इस तरफ ये किस चीज में है, गुणा में। इधर आ गया भागा में आ गया, दशमलव हटा 1 0 और ऊपर चलेंगे, 3390 बटा 15। देख लीजिए 15 दूना 30 हो गया, इधर ये 39, 15 दूना 30 हो गए, ये 90, 15 छक 90, डायरेक्ट 226 HZ तो आ ही जा रहा कट के। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए सर आगे बढ़ते। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगनी कर दी जाए तो तरंग दैर्घ्य सोझे, इसको दुगना कर रहे हैं तो सोझे आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, मूल का आधा हो जाएगा। अपोजिट जब है तो सोचना कि क्या दिया गया, दो क्रमागत शीर्ष के बीच की दूरी, क्या करा, दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी क्या है, एल है, और उसके तरंग दैर्घ्य को व्यक्त करना है, तो एल से ही करेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे हम मान लीजिए कि अनुप्रस्थ में धारा बहाएं, ये श्रृंग और ये श्रृंग, तो दो क्रमिक शीर्ष हो गया कि नहीं चंदन जी, ऊपर और ऊपर। अभी दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, तरंग दैर्घ्य, जिसको लेमडा से सूचित करते हैं, और ये दोनों बीच की दूरी कितना दे लें, एल, क्या दे लें, तो तरंग दैर्घ्य को कौची में व्यक्त करेंगे, तो ई जब लेमडा, और ये दोनों दूरी भी कितना दे लें, अर्थात लेमडा बराबर एल नहीं हो गया, तरंग दैर्घ्य बराबर क्या हो गए, एल हो गए, क्योंकि प्रश्न दिया है यहाँ कि दोनों शीर्ष के बीच की दूरी पूछ दिया है और तरंग दैर्घ्य पूछ दिया, तो वही चीज होते हैं, क्योंकि दो शीर्ष के बीच की दूरी को ही तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य बराबर एल दिया है, अर्थात लेमडा बराबर एल, तो इसका मान भी क्या होगा, एल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डॉट 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 से बढ़ता है, तो आयाम बढ़ाएंगे ना तो वो बढ़ेगा, आयाम बढ़ाने से क्या होता, बढ़ता है, तो आंसर ए हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कर रहा, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। 2.5 सेकेंड में कितना कंपन पूरा कर रहा, 40 कंपन पूरा कर रहा है। देखिए किसी माध्यम के एक कण 2.5 में 40 बार मतलब कंपन कर रहा, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो 1 सेकंड में कंपन न निकलता है, कैसे सेकंड में निकलता है, 1 सेकंड, क्योंकि आवृत्ति हम क्या बोलते हैं कि 1 सेकंड में तरंग कितना बार कंपन किया, वही क्या निकलता, आवृत्ति निकलता। वहां कई सेकंड में वो किया, देखिए ना ऐसे ही निकलेगा, 2.5 सेकेंड में कै बार कंपन किया, एक सेकेंड में कितना बार कंपन करेगा, 40 बटा अढ़ाई, बात खत्म है। और 1 सेकेंड में कंपन करता है उसी को तो क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अरे तुम तो शुरू से ही बोलते आए, भागा दीजिए, आइए ऊपर हो गया, बोल दीजिए 25 208 HZ होंगे। ठीक है, इसमें सोचिए नहीं, सोचने वाली बात थोड़ी है, जब थ्योरी थोड़ा सा कंप्लीट कर दिए। तरंग, चाल, आयाम, आवृत्ति, तरंग सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तरंग को, चाल को, आयाम को, तरंग दैर्घ्य को, आवृत्ति सभी को कहे जाएंगे। तरंग की रासायनिक गुण, तरंग की विशेषता, तरंग के घटक या तरंग के कार्य, तो ये सभी तरंग की क्या बताती है, विशेषता बताती है, क्योंकि चाल कितना है, तरंग क्या है, आयाम क्या है, तरंग है, ये सभी तरंग की विशेषता बतलाने के लिए ही यूज किए जाते हैं। क्या हो जाएगा 400 बटा कितना, अच्छा पीछे वाला प्रश्न, अच्छा मतलब इसमें हम सब 40 बटा 2.5 किए थे, दशमलव बटा ऊपर 100, अर्थात 400 बटा 5, अच्छा 25 गुना 16, हाँ 16 HZ होंगे। 25 तो 200 होता है, 25 दिमाग के बहुत बैक ले गए 10 सेकंड पीछे जी, धड़ाक से उसी समय धरना चाहिए था कि नहीं 16 HZ होगा, भागा गलती कट गया। चलिए डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पर गिला बात, अभी बोर्ड पर है भी नहीं और आप काट रहे हैं, अच्छा नहीं, मिसफील्ड अगर हुआ है तो उसी समय ये करके लेके चलना। चलिए ये हो गया, चलिए आगे बढ़ जाइए। तरंग का आयाम होता है, तरंग की एक समय अवधि तरंग द्वारा तय की गई, तरंग का आयाम पूछ रहा है ना, आयाम पूछ रहा, तो तरंग की एक समय अवधि में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, माध्यम के कण द्वारा मध्य स्थान में किसी भी तरह की अधिकतम दूरी 1 सेकंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, और यह एक तरंग लंबाई के बराबर होता है। तो इसमें देखिए पूछा क्या गया है हमसे, आयाम पूछा गया, तो आयाम देखिए क्या, तरंग का जो आयाम होता है वो माध्यम के कण द्वारा मध्य स्थान के किसी भी तरह की अधिकतम दूरी को आयाम कहते हैं। देखिए इसको कैसे बनता है जो समझिए, ये अनुप्रस्थ तरंग है ना जी, तो अनुप्रस्थ ये देखिए इसका माध्य दूरी हो गया बीच वाला,
हुआ कि नहीं हुआ? और इसके जो ऊपर गया अधिकतम दूरी या फिर नीचे आए, तो ऊपर जाए या नीचे आए, यही बनता है क्या? आयाम बनता है। यही क्या बनता है? आयाम बनता है। तो वही चीज कि माध्यम के कण द्वारा मध्य स्थान, ये इसका बीच वाला स्थान हो गया मध्य स्थान, कि किसी भी तरह से अधिकतम दूरी जो ऊपर गया या नीचे आया, उसी को हम सब क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आई। एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकंड में 40 शिखर, जो 40 शिखर और 40 क्या करता? गर्त बनाते हैं। यह देखिए, इसको समझिए। अभी इस प्रश्न को हम बनाए हैं, ऊपर ये श्रृंग, ऊपर श्रृंग, ऊपर श्रृंग, नीचे गर्त, नीचे गर्त, नीचे। ये ऊपर में कै को बना रहा? 40 को बनाया। ऊपर कै को बनाया? कै सेकंड में? 0 पॉइंट। तो देखिए जीरो, अब देखिए इसी को ना तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। क्या कहते हैं? तरंग। और आवृत्ति पूछा, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य का जस्ट उल्टा होता है, अर्थात 3 सेकंड में वह कै शिखर, 0.3 सेकंड में कितना शिखर पार कर रहा? 40। तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा? 40 बटा 0.3। अबरी गलती नहीं करना है काटे में, ये नहीं होंगे 10, एक ही जीरो जाएगा, तो 400 बटा 3 करना है। ठीक है, तो अब काटे 3 इकाई 3, फिर ये हो गया 10, 3 तिया 9, ये हो गया 3 तिया 9, और फिर एक बचे, तो इसी प्रकार आते रहेगा 133.33 HZ। ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएंगे। आइए, आवृत्ति डॉट 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 में प्रकट की जाती है और दर्शाने, तो आवृत्ति को हर्टेज, एसआई, मात्रक पूछ दिया। ओम किसको मापते हैं? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। डेसिबल ध्वनि की एसआई मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, आवृत्ति की एसआई मात्रक हर्टेज होता है। आइए, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम के कण के उच्च घनत्व के क्षेत्र, मतलब ज्यादा घनत्व है, क्योंकि ध्वनि कौन तरंग, दिमाग लगाइए, ध्वनि अनु धैर्य, जगह पर जो उच्च है वहां पर क्या हो जाएगा? विरलन की संपीडन। तो संपीडन, जहां पर उच्च है वहां पर संपीडन, कहां? ये रहा संपीडन, और जहां निम्न रहेगा वहां विरलन। आइए 86 में आइए, क्या करा? एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी L दिया है। देखिए प्रश्न को अच्छे से समझिए, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, इस हिसाब से बढ़ रहा। ठीक है, क्योंकि श्रृंगगत तो अनुप्रस्थ ही बढ़ेंगे। ये क्या हो गया? श्रृंग हो गया। ये क्या हो गया? श्रृंग। ये क्या हो गया? गर्त हो गया। ये क्या हो गया? श्रृंग हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? गर्त हो गया। प्रश्न के स्वरूप को समझिए, एक श्रृंग और इसके कर्मागत गर्त के मध्य की दूरी, मतलब यहीं तक के, यहां से लेके, अगर इसको हम डॉट 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 से अगर ऐसे करें चंदन जी, तो इन दोनों के बीच की ही दूरी कितना दे ले? इन दोनों के बीच की ही दूरी कितना दे ले? देखिए क्या दिया? L दिया। तो इसके ही बीच की दूरी को क्या दिया? L दिया। और तरंग दैर्घ्य, देखिए तरंग दैर्घ्य होता है कहां से कहां तक? दो श्रृंग के बीच की दूरी ना, दो श्रृंग के बीच की दूरी। तो ये देखिए ई इतना L, तो ई भी क्या होगा? L होगा। तो L L मिलके क्या L बनेगा? 2L। अर्थात आंसर पूछा क्या क्वेश्चन, जो पहले गौर कर लीजिए, तरंग दैर्घ्य की दूरी तो क्या L? 2L। ई नहीं कि पिछलका बार वाला में L मारे थे तो ये बार L मार देना भाई, वो डायरेक्ट बराबर दे लेता, और ये बराबर नहीं दे ले, इसलिए ये 2L होंगे। चलिए 87 में चलते हैं। क्या करा? निम्न में से किस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, देखिए यहां क्या तरंग और ये आवृत्ति दिया, तरंग और आवृत्ति दिया, और जस्ट ये दोनों में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। अगर आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा। क्या पूछा? तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होगी। तरंग दैर्घ्य अगर सबसे लंबा करना है तो आवृत्ति का मान सबसे कम होना चाहिए। कम से कम मान वाला ढूंढिए, तो 100। तो आवृत्ति 100 HZ वाले आवृत्ति जो होंगे वो ज्यादा तरंग दैर्घ्य का होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कंप्लीट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। एक श्रोता 0.4 सेकंड में 20 तरंग के शिखर और गर्त को उत्पन्न करता है। तो देखिए कुछ नहीं, 0.4 सेकंड बराबर कितना? 20 गो। ठीक है, तो एक सेकंड में वो क्या हो गए? 20 बटा 0.4, दशमलव हटा ऊपर 10, अर्थात 200 बटा 4। अबर तो गलती नहीं काटेंगे, 4 पचे 20। ठीक है, तो 50 HZ। क्या HZ? 50 HZ। ऑप्शन डी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 89 में चलिए, मात्र अब 10 प्रश्न और बचे हैं। 500 HZ आवृत्ति का स्रोत है जो कि इतना तरंग दैर्घ्य दिया। ये देखिए आवृत्ति म्यू दिया है 500 HZ, इसका तरंग दैर्घ्य था लेमडा दिया 0.4, उत्सर्जित करता तरंगों को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
देखिए अब इसका वेग नहीं दे सर, तो भी हम निकाल लेते हैं, तरंग दैर्घ्य इंटू म्यू, तो भी तरंग दैर्घ्य का मान 0.4 और म्यू का मान 500, दशमलव हटा नीचे 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 4 गुना 50, 5 चौके 200, अर्थात भी का मान निकल गया 200 मीटर प्रति सेकेंड। और दूरी तय करना है कितना, दूरी कितना तय करना है, तो दूरी तय करना है, दूरी दिया है 600 मीटर और पूछा समय, तो समय बराबर हम क्या जानते हैं, दूरी तो 600 मीटर और चाल तो 200, अर्थात दूतिया 200 अर्थात कै सेकेंड, 3 सेकेंड में है वो जो दूरी तय हो जाएगा। थोड़ा सा एक स्टेप दूरी देके और बढ़ा दिया इसको। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे आइए। एक तरंग की गर्त की गहराई को उसका क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। जैसे देख लीजिए फिर से, ये ऊपर गया श्रृंग, नीचे गर्त, ऊपर श्रृंग, नीचे गर्त। अब देख लीजिए यहां पर क्या श्रृंग है, यहां पर क्या श्रृंग है और यहां पर क्या गर्त है। क्या पूछा, गर्त की गहराई, तो यही ना रहा गर्त की गहराई जी, और ये या तो श्रृंग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को ही हम क्या सूचित करते हैं, किससे करते हैं, आयाम से करते हैं। तो ये क्या हो गया, आयाम हो गया, अर्थात डी कंप्लीट। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा, किसी माध्यम के घनत्व के एक दोलन को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। तरंग का दोलन, तरंग का समय काल, तो यही आवर्त काल होंगे। तरंगों का समय काल से ही तरंग की आवर्त काल की पहचान यहां होगी, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, इतना मीटर 500 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करने वाले तरंग की आवृत्ति इतना है, समयाकाल अर्थात उसका तरंग दैर्घ्य या टी ज्ञात कीजिए। हम डायरेक्ट भी बराबर वही सूत्र लगाएंगे, तो भी बराबर म्यू इंटू लेमडा, तो इसमें भी दिया 500 और आवृत्ति उसका, तो इधर ये गुना में, इधर आ गया भागा में, यहां से टी निकल जाएगा हमारा, काट दीजिए, तो 25 क्या निकल गया, 25 सेकेंड। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे आइए। क्या करें, डॉक्टर द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं गहरा हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से तरंग का प्रयोग करते हैं हम सब, ध्वनि तरंग, गलत बात, एक्सरे, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिव नहीं, एक्सरे का, क्योंकि डॉक्टर एक्सरा करता है ना, एक्सरे, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया। ठीक है, चलिए 94 क्या दिया गया, इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड किरणें क्या है, इंफ्रारेड किरणें कौन से किरणें होती है, जल्दी से सोचिए। तो अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, इसमें स्पेशल सोचना होगा, तो 94 का हमारा क्या चला जाएगा, जो इंफ्रारेड किरणें है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो बी हो जाएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, किसका सबसे कम होता है, इसमें से जो दिया है किसका सबसे कम होता है। देखिए इस तरंग दैर्घ्य को हम याद करने के लिए अगले पेज में लगाए हैं क्या, सभी का तरंग दैर्घ्य, तो इस ऑप्शन के हिसाब से गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य जो सबसे कम होगा, गामा किरणें का। और यहां देख लीजिए हम सभी का तरंग दैर्घ्य लगाए, ठीक है। यह है हमारे पास विद्युत चुंबकीय तरंग, कौन कौन, गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु और दीर्घ किरणें। इसमें गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हम बार बार चिल्ला के एक समय बोल रहे थे कि 10⁻⁻14 से लेकर के 10⁻4 तक के होता है कौन सी, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य होता है। जैसे यहां देखिए 10⁻14 से लेकर 10⁻4 के बीच में, तो सबसे कम कौन से किरणें का, तो गामा किरणें का। देखिए खोज करता दिया है सर, तो गामा किरणें का खोज किसने किया, बैकलर ने, एक्स किरणें का खोज रॉन्टजन ने, प्रबैंगनी किरणें रीटर ने, दृश्य किरणें न्यूटन ने, और अवरक्त किरणें हर्शेल के द्वारा, और लघु रेडियो तरंग हेनरी हर्टेज, और दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी के द्वारा किया गया। और ये इसके बीच में क्या दिए गए, आवृत्ति दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले याद रख लीजिए सबसे कम किसका तरंग दैर्घ्य प्रसार, तो गामा का, और सबसे ज्यादा किसका होता है, तो दीर्घ रेडियो तरंग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आइए। दृश्य किरणें विकिरण की खोज किसने किया, देखिए अभी पूछा, अभी यहां दिया था दृश्य किरणें न्यूटन, और यहां पूछ भी दिया कि दृश्य किरणें की खोज किसने किया, तो सर आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। चलिए 97 नंबर, चलिए क्या दिया, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक किरणें कौन सी है, प्रबैंगनी किरणें। कहां दिया, ये सूर्य के द्वारा हानिकारक किरणें प्रबैंगनी किरणें, रक्षा ओजोन परत। ठीक है, आगे आइए। निम्नलिखित में कौन किसी ध्वनि की तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलन को क्या कहते हैं, क्या करा, 1 सेकंड में जितना बार दोलन करता है उसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितना बार दोलन करेगा उसको क्या कहते हैं,
आवृत्ति कहेंगे। चलिए 99, ध्वनि की आवृत्ति भी है, तरंगदैर्घ्य इतना है, चाल इतना, सूत्र पूछ दिया भी बराबर तो भी बराबर यहां भी आवृत्ति भी क्या दिया, भी ही दिया और लेमडा ही दिया, तो भी इंटू लेमडा दोनों गुना में होना चाहिए। कहां है, ठीक है ना, प्रश्न में कुछ और दिया है, सॉल्यूशन कुछ और ले रहा। अरे ये आवृत्ति को n देगा और आंसर सी लेगा, भी बराबर लेमडा इंटू एन, ठीक है, तो ऑप्शन सी होंगे हमारा इसमें। चलिए, एक तरंग की आवृत्ति 50 hz है और उसकी चाल इतना है, तरंगदैर्घ्य पूछा। देखिए तो तरंगदैर्घ्य बराबर क्या हो जाएंगे, चाल, चाल अब बटा आवृत्ति, चाल बटा आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य बराबर, इसको 5 से काटिए, जीरो का चिंता आप नहीं कीजिए, तो 7 पचे 35, एक बचा तो दशमलव, 5 दूना 10, तो 2 बचा और बटा में 10 हो गया, तो 0.72 मीटर, ये इसकी क्या हो गई, तरंगदैर्घ्य हो गई। चलिए, और यही हमारा ये लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन से इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रासाउंड। अरे भाई तो अल्ट्रासाउंड और कौन विद्युत नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड ले लीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होंगे, तो एक का क्या हो गया, डी हो गया, एक का क्या हो गया, डी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट है शायद 2 तक, हाँ, और यहां के बाद ध्वनि शुरू होता है। तो 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि क्या करा, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग के संचरण के लंबवत चलते हैं, लंबवत चलते हैं। अच्छा, पहला कह रहा, ये तरंग माध्यम के कण के तरंग की संचरण की दिशा समानांतर दिशा में होती है। ये वे तरंग है जिनकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होते हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, तो अनुप्रस्थ तरंग देखिए ना, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग जो चलता है, अनुदैर्घ्य तरंग जो चलता है, अनुदैर्घ्य तरंग जो चलते हैं वो कैसे चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और अनुप्रस्थ तरंग लंबवत चलते हैं। तो लंबवत वाला कौन सा ऑप्शन दिया, ये तरंग जो माध्यम के तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करती है, ठीक है, समानांतर वाले तो नहीं होंगे, और ये संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत चीज। चलिए, ऑप्शन ए सही है, ठीक है, क्योंकि लंबवत दिशा में चलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और यहां से हमारा फिर से शुरू हो जाएंगे, मतलब कल ध्वनि, तो ध्वनि की पहले पढ़ेंगे ध्वनि तरंग की प्रकृति। तो इस क्लास में इतना ही। चलिए, क्लास में बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, इसी प्रकार बने रहिए। चलिए।